हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिव द्विवेदी। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्टडी वाला पर। तो आप लोग आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सिविक्स पोर्शन से चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो इस आज वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पावर शेयरिंग क्या है। साथ ही साथ में पावर शेयरिंग के साथ में इसमें 2 केस स्टडी है। केस स्टडी जो फर्स्ट है वो आपका बेल्जियम को लेके है और जो केस स्टडी सेकंड है वो श्रीलंका के बारे में है। तो आज हम लोग पावर शेयरिंग को अच्छे से समझने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी। ओके, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना। ठीक है, सो द process of distribution of powers different government organs such as judiciary, legislature and executive। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो भी पावर्स होती है, अगर उन पावर्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स पर, उसी को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। साथ ही साथ में केस नंबर फर्स्ट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें देखिए बेल्जियम के बारे में दिया गया है। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक आपकी स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। इसकी जो बॉर्डर्स है वो आपकी फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन और लग्जमबर्ग से शेयर होती है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ओवर 1 करोड़ है। और अगर एरियाज वाइज बात करें तो एरिया वाइज पे अगर हम इसको देखें तो हमारे ये इंडिया के हरियाणा से स्टेट से भी छोटी है। साथ ही साथ में जो ब्रुसेल्स है वो हमारी बेल्जियम की कैपिटल है। मीन्स इज हियर यहाँ पे ये है कि जो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो आपकी ब्रुसेल्स है। तो देखिए, जो ब्रुसेल्स पे जो 2 पार्ट्स हैं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। एक जो येलो पार्ट है वो आपका फ्लेमिश रीजन है और जो सदर्न पोर्शन है वो आपका वलोनिया रीजन है। तो जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे डच स्पीकर्स हैं। तो डच स्पीकर्स का जो परसेंटेज है वो ओवरऑल पूरी कंट्री पे 59% है। देन जो आपका वलोनिया रीजन है वो ओवरऑल कंट्री पे आपका 40% पर है। और जो 1% आप यहाँ पे रेडिश और ब्लैक कलर की लाइनिंग पे देख पा रहे हैं वो आपका जर्मन स्पीकर्स हैं। ओके, सो जो इसका एथनिक कंपोजिशन है वो लैंग्वेज बेस्ड है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे जो आपका नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे फ्लेमिश रीजन जो है वहाँ पे डच स्पीकर्स और वलोनिया रीजन पे आपका फ्रेंच स्पीकर्स और 1% जो आपके हैं वो जर्मन स्पीकर्स हैं। ओके, देन साथ ही साथ में अगर डिस्कस करें तो ब्रुसेल्स में क्या होता है? ब्रुसेल्स में जस्ट इसका अपोजिट है। ब्रुसेल्स में 80% आपके फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% आपके डच स्पीकर्स हैं, जिसकी वजह से टेंशन्स अराइज अप होती है 1950 से 1960 के बीच में। और इस टेंशन्स को वहाँ के लीडर्स अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन है वो हम श्रीलंका के केस स्टडी के बाद में समझेंगे। तो चलिए अब केस स्टडी सेकंड स्टार्ट करते हैं जो कि श्रीलंका की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, श्रीलंका के कंपोजिशन है, वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो भी आपका लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या है, 74% जो है सिन्हाला स्पीकर्स कम्युनिटी है। मतलब कि जो 74% जो लोग हैं यहाँ के वो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनका जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट है, जबकि यहाँ के जो 18% जो लोग हैं वो तमिल हैं। तो ये जो तमिल हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक श्रीलंकन तमिल्स और जो सेकेंड है वो आपके हैं इंडियन तमिल्स, या फिर उनको इंडियन तमिल्स भी हम कह सकते हैं। तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं तो वो आपके ऐसे तमिल्स जो कि ऑलरेडी श्रीलंका पे रह रहे थे। ओके, तमिल्स ऑफ द नेटिव ऑफ द कंट्री, तो वो आपके 13% है। मतलब कि 18 में 13% आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं और बचे हुए जो लोग हैं वो आपके इंडिया से गए हुए जो कॉलोनियल टाइम पीरियड्स था उस टाइम पर गए हुए वो तमिल्स हैं जो कि एज अ प्लांटेशन वर्कर के रूप पे गए हुए थे। ओके, साथ ही साथ में अगर हम इनके धर्म की रिलीजन की बात करें तो ये हिंदूज और मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं और 7% जो यहाँ की कम्युनिटी है वो आपकी क्रिश्चियन है। तो 74% सिन्हाला और 18% में जो तमिल्स हैं उसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स और बाकी के बचे हुए आपके जो कॉलोनियल टाइम पीरियड्स पर तमिल्स आए हुए थे वो। तो इनका जो रिलीजन है वो हिंदूज और मुस्लिम्स है और 7% जो है वो क्रिश्चियंस को बिलोंग करते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम्स कहाँ पे होना स्टार्ट हुई यहाँ पे श्रीलंका पे। तो अगर बात करें तो श्रीलंका पे क्या होता है कि 1947 पे जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को, साथ ही साथ में 1948 पर आपका जो श्रीलंका वो भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन हेल्ड होते हैं। जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी पे जो नंबर है
वो यहाँ पर आपका सिन्हाला का है। मेजोरिटी का मतलब जिनके जो नंबर ऑफ पीपल जिनके ज़्यादा हैं, जो जिसकी कम्युनिटी में लोग ज़्यादा हैं, ओके, उसे मेजोरिटी पे बोलते हैं। तो जो मेजोरिटी पे जो यहाँ की कम्युनिटी थी वो सिन्हाला थी। तो सिन्हाला क्योंकि मेजोरिटी पे थी इसीलिए ये ईजिली तरीके से इलेक्शन को जीत जाती है और मेजोरिटिज़म हो जाता है श्रीलंका पे। अब मेजोरिटिज़म क्या होता है? मेजोरिटिज़म एक इस तरीके का आप वे समझ सकते हैं कि जो नंबर्स में ज़्यादा हैं, जो कम्युनिटी में जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो माइनॉरिटी के ऊपर जिनके नंबर्स कम हैं, जिसके नंबर ऑफ पीपल्स जो लोग कम हैं, उनके ऊपर अपना दबदबा दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे नॉर्मली वे पे कह सकते हैं जो सिन्हाला जो कि 74% हैं, वो सारी की सारी कम्युनिटी जो है वो तमिल के ऊपर अपना दबदबा दिखाने लगती है और उनको डिसएग्रीएट करने लगती है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने लगती है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि सिन्हाला क्या करते हैं, 1956 पर एक एक्ट को पास कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन इन दोनों के बीच में हो जाती है। 1956 में क्या होता है, ये लोग अपना एक एक्ट पास करते हैं और उस एक्ट में कह देते हैं कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए श्रीलंका की। और जब सिन्हाला लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी श्रीलंका की, तो आप समझ सकते हैं जो तमिल हैं, जो कि तमिल्स बोलते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है, अब वो उनको तो तमिल ही आती है, वो सिन्हाला बोल नहीं सकते, तो ऐसे में क्या होगा, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट तो होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे जो सिन्हाला थे उन्होंने ये एक्ट पास करके एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिन्हाला को। साथ ही साथ में इन्होंने बुद्धिस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की बात की, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते थे। ओके, सो इस तरीके से कई दिनों तक चलता रहा। तो 1956 में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट अप होने लग गई। ओके, और फिर होता क्या है, द श्रीलंकन तमिल जो है वो लॉन्च कर देते हैं स्ट्रगल्स लॉन्च करते हैं, इनके खिलाफ पे मार्च करने लगते हैं, इनके खिलाफ पे आवाज़ उठाने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हो क्या रहा था, जो कि सिन्हालास थे वो लोग डिसएग्रीड कर रहे थे तमिल्स को, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और 1980 पर जो तमिल्स थे वो लोग डिमांड करने लगते हैं एक सेपरेट स्टेट की। ओके, क्योंकि उनका भी कई बार जितनी बार वो लोग आवाज़ उठाते हैं वो यही कहते हैं कि उन्हें भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल को भी बनाया जाए, क्योंकि सिन्हाला की जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल बनाई गई थी और उनको ऐसा लगने लगा था कि हम लोग कंट्री की पार्ट है ही नहीं, क्योंकि जो माइनॉरिटी पे थे तमिल्स उनको ध्यान में रखा ही नहीं जा रहा था। मैंने बताया जो मेजोरिटिज्म है उसका मतलब ही होता है कि जो भारी संख्या में लोग थे वो अपनी कम संख्या वाले लोगों के ऊपर, मतलब माइनॉरिटी के ऊपर अपना दबदबा दिखा रहे थे। तो इसीलिए क्या होता है 1980 पर ये लोग क्या कहते हैं कि ठीक है आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मत मानिए। तो जब ये आप उन्होंने कह दिया जब आप हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी सारी डिमांड है उनको आप डिनाइड कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। उन्होंने 1980 पर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए बात कही और उन्होंने कहा कि जो उनकी लैंग्वेज है तमिल उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, ठीक है। तो इस व्यू पे क्या हुआ कि तब भी सिन्हाला ने अपनी पावर्स को शेयर नहीं किया, उनकी बात को नहीं माना और वो जो डिमांड थी उनको भी डिनाइड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो वॉयलेशन है वो एक वॉर का रूप ले गया और सिविल वॉर हो गया। इस सिविल वॉर का मतलब होता है कि बाहर से कोई लड़ने नहीं आता है, कंट्री के अंदर ही लोग लड़ने लग जाते हैं। तो सिविल वॉर जब हुआ तो 1000 ऑफ पीपल्स लोगों की जान गई। अब भैया वॉर होगा तो लड़ाई में लोग तो मरेंगे ही ना, तो लोग मरने लगे, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इकोनॉमिकल लॉस हुआ, डेवलपमेंटल लॉस भी हुआ और लोगों की लिवलीहुड भी गई और कई लोगों की जान भी गई, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एज अ रिफ्यूजी इंडिया भी भागकर लौट कर आए। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का और श्रीलंका का दोनों का ही लैंग्वेज बेस्ड था। तो आपने देखा पावर शेयर ना करने की वजह से जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उन्होंने अपनी पावर्स को शेयर नहीं किया तमिल्स के साथ में, तो जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया वो वॉर के रूप में निकल के आया, क्योंकि जो तमिल्स थे उनको लगने लग गया था कि वो एलिमिनेटेड हैं, वो उस कंट्री का पार्ट ही नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी पर थे। ओके, साथ ही साथ में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी और जो भी फैसिलिटीज़ थी जो गवर्नमेंट की थ्रू पे प्रोवाइड की जाती थी वो सब सिन्हालास के लिए थी, वो आप इतना समझ सकते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन निकल के आया वो सिविल वॉर निकल के आया। जबकि बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम में अकोमोडेशन लाया गया, जिसे वो अकोमोडेशन जो बेल्जियम के जो कंक्लूजन हुआ उस पर हम बात करें तो बेल्जियम में क्या होता है कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम लाया गया। इस पर क्या किया गया कि 1970 से 1993 के बीच पे इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। अमेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारने के लिए उसमें सुधार करना, मतलब कि 4 टाइम्स उसमें अमेंड कर दिया गया। और अमेंड करके क्या किया गया, जब ये अमेंड हो गया तो इसी अमेंड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेल्जियम मॉडल्स की नेम से भी जानते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि पहली चीज़ जो इन्होंने सबसे फर्स्ट स्टेप उठाया वो ये उठाया कि इक्वल पार्टिसिपेशन टू डच एंड फ्रेंच, जो कि डच
कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी थी उनको इक्वल पार्टिसिपेशन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें 50 मिनिस्टर्स की ज़रूरत है तो 25 मिनिस्टर आपके डच के होंगे और 25 मिनिस्टर्स आपके फ्रेंच के होंगे। तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। ओके, साथ ही साथ में ब्रुसेल्स की बात की, मैंने बताया आपको ब्रुसेल्स में क्या था, मेजॉरिटी पे आपके फ्रेंच थे और माइनॉरिटी पे आपके डच थे। और अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो ओवरऑल कंट्री पे डच वो मेजॉरिटी पे था और माइनॉरिटी पे आपका फ्रेंच था, क्योंकि जो फ्रेंच है, फ्रेंच की रिप्रेजेंटेशन डच ने एक्सेप्ट कर ली थी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए ब्रुसेल्स पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट अप नहीं हुई, वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। तो यहाँ पर भी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें उसे इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया डच और फ्रेंच को। देन इन दोनों के बाद में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में भी एक थर्ड ईयर गवर्नमेंट और बनाई गई जिससे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, इन 3 पार्ट में बनाई गई। तो जो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उस के जितने भी लीडर्स थे वो इलेक्ट होते थे डच कम्युनिटी के थ्रू पे, और वो सब किस व्यू पे काम करते थे, उनकी लैंग्वेज, कल्चरल जो भी उसका इशू था वो सॉर्ट आउट करते थे। सेम चीज़ फ्रेंच के साथ में और जर्मन के साथ में भी होती थी। देन अब हम लोगों ने दोनों की बातों को समझ लिया, तो हमें दोनों की बातों से क्या समझ आ रहा है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से दोनों का जो एथनिक कंपोजिशन था वो लैंग्वेज बेस्ड था। लेकिन एक ने, अगर हम बात करें तो एक ने समझदारी का काम किया और एक ने सीधी सी बात है बेवकूफ़ी का काम किया। अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो जो बेल्जियम था वहाँ के लीडर्स ने सही टाइम पे एनालाइज कर लिया कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर वो उन प्रॉब्लम्स को नहीं सही तरीके से एनालाइज करते, ठीक है, तो जहाँ तक कि जो वहाँ की उनकी कंट्री है उनका पार्टिसिपेशन भी हो सकता था या बहुत ही बड़ा एक सिविल वॉर भी हो सकता था जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ। और अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अपनी पावर्स को शेयर नहीं किया जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन सामने आया, सिविल वॉर हुआ, कई लोगों की जानें गई, है ना, इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ। लेकिन बेल्जियम ने एक समझदारी का रूप दिखाया। साथ ही साथ में बेल्जियम ने क्या किया कि अडॉप्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि फेडरलिज्म में पावर्स को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए इन चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज किया, ताकि जो फ्रेंच जो कि माइनॉरिटी पे थे उनको ये ना लगे कि वो यहाँ पे एलिमिनेटेड है या उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन देके यहाँ पे पावर्स को शेयर किया गया। बेल्जियम पे आप देखोगे तो पावर्स को शेयर किया गया है, लेकिन श्रीलंका पे देखोगे तो सारी की सारी पावर्स नाला ने अपने पास ही रखी और अपने फ़ायदे के लिए सोचा, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट अप हुई और सिविल वॉर तक हो गया। तो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये थी दोनों केस स्टडी। अगली वीडियो पर हम लोग समझेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। थैंक यू सो मच।